Hello friends, hope you are good at your home with your families. I am Ritik Pal and I welcome you to our channel Conceptualizing Studies, where we help building up your concepts which make your studies simpler. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे हम। लास्ट लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखा था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, तीनों मेथड्स देखे थे। फिर चार्ज और मास के अंदर डिफरेंस देखा था। तो यहां तक का क्लियर होगा आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ। क्या है कूलम्स लॉ? अभी तक हमने देखा कि चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दो सिमिलर नेचर के चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर तो अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखा है हमने, मतलब फोर्सेस लगा रहे हैं चार्ज एक दूसरे के ऊपर। अगर सिमिलर नेचर के हो तो रिपेल कर रहे हैं, अपोजिट नेचर के हो तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो फोर्स लगा रहे हैं, और वो फोर्स कितना लगा रहे हैं और किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसकी वैल्यू निकालनी है आपको, और वो डायरेक्शन निकालना है। फोर्स दो चार्जेस के बीच में कितना लग रहा होगा वो बताने के लिए आया कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कूलम्स लॉ बनाया। किसके लिए? फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो वो कहलाता है कूलम्स लॉ। इसको समझते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लें। आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी डेफिनेशन। डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट इज कूलम्स लॉ, और यूनिट ऑफ चार्ज वगैरह निकालने के लिए बोला जाता है। तो कूलम्स लॉ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम पहले डेफिनेशन समझते हैं, क्या बोल रहे हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बोलता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction or repulsion between the electrostatic force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of both the charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges. And acts along the line joining the center of both the charges. The electrostatic force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of both the charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges and acts along the line joining the center of both the charges. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। अलग बुक्स में अलग तरह की डेफिनेशन भी दी जा सकती है। आप कोई बुक देखेंगे तो उसके अंदर हो सकता है कुछ वर्ड्स आगे पीछे हो। मेन कंसेप्ट तो यही है कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस लिए। पॉइंट चार्जेस मतलब वो चार्जेस जिनका कॉन्फिगरेशन जो है वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो। पॉइंट मास आपने 11th क्लास में देखा होगा, वैसे पॉइंट चार्ज होता है। मतलब ऐसा चार्ज जिसकी कॉन्फिगरेशन मतलब जिसका साइज सराउंडिंग के साइज के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो, तो वो पॉइंट चार्ज कहलाता है। तो पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्जेस लिए, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन निकालना है। मतलब फोर्स की वैल्यू निकालनी है, अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो उस फोर्स की वैल्यू जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ दी चार्जेस, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेना है और उनका क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। तो वो जो प्रोडक्ट आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। और साथ में एक्ट्स अराउंड द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ बोथ दी चार्जेस, ये बताता है डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा फोर्स। जो उनकी लाइन जॉइनिंग है उसके सेंटर, उनके जो सेंटर है वो लाइन जॉइनिंग के अलोंग एक्ट करेगा। इसको हम आगे जाके समझते हैं। पहले ये स्टेटमेंट समझे कि वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि पॉइंट चार्जेस होना चाहिए। यहां पर दो नेसेसरी कंडीशंस है। पहली कि पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए भी कहीं कहीं पे अप्लाई हो जाता है लेकिन थोड़ा सा चेंज फॉर्म में। अभी तो आपको ध्यान में रखना है कि पॉइंट चार्जेस है। दूसरा स्टेशनरी चार्जेस होना चाहिए। स्टेशनरी चार्जेस मतलब चार्ज मोशन नहीं करना चाहिए, चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसलिए स्टेशनरी चार्ज। मोशन में होगा तो कुछ अलग लॉ होगा, लेकिन अभी हम देखेंगे कि स्टेशनरी चार्ज है, पॉइंट चार्ज है और स्टेशनरी चार्ज है। ठीक है, तो हमने क्या क्या करा? दो चार्जेस लिए, दो पॉइंट चार्जेस लिए, Q1 और Q2, Q1 और Q2, जो दो पॉइंट से प्लेस्ड है, मान लो A और B, जिनके बीच में डिस्टेंस है R। कितना डिस्टेंस? R डिस्टेंस है। A और B पॉइंट्स पे दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 रखे हैं। पॉइंट चार्जेस मतलब पॉइंट साइज के ही है, इनका कॉन्फ़िगरेशन हमको ध्यान में नहीं रखना है। तो दो पॉइंट चार्जेस R डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करेंगे। मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव चार्जेस है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो हमको फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स। तो वो जो फोर्स आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब आपको पता होगा, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी कम होगी, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी क्वांटिटी कम हो गई, एक क्वांटिटी कम हुई तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ गई, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स रिलेशन चलना। तो प्रोपोर्शनलिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, सिंपल ही हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो A प्रोपोर्शनल टू 1/B लिखा जाता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये किसी को नहीं पता हो तो यहाँ पे देख सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरह से लिखा जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस तरह से लिखा जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी होती है। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ दी चार्जेस, दैट इज Q1 इंटू Q2। Q1 इंटू Q2 इसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना। अगर नेगेटिव चार्ज है तो भी उसको पॉजिटिव करके लिखोगे, Q1 इंटू Q2। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 हो गया। फिर दूसरी स्टेटमेंट क्या बोली? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी चार्जेस। डिस्टेंस है R, डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे R स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्स जो है वो R स्क्वायर के कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट इज F प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। यह आ गई दूसरी प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये एक रिलेशन बना, ये एक रिलेशन बना। इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन कर सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटीज को कंबाइन कर दिया जाता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी को कंबाइन करा तो बना F प्रोपोर्शनल टू, ऊपर वाली टर्म ऊपर आ गई, Q1 इंटू Q2 अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया R स्क्वायर। तो ये बन गया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतना सा रिलेशन पूरा कूलम्स लॉ डिफाइन कर देता है। लेकिन अब हमको मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना है, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला में प्रोपोर्शनैलिटी नहीं चलती, वहां पर इक्वल टू चलते हैं। क्या चलते हैं? इक्वल टू। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाई जाती है। प्रोपोर्शनैलिटी जब भी हटती है तो दो चीज आती है, एक आता है इक्वल टू और एक आता है कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो दो चीजें, एक इक्वल टू का साइन आ जाता है और एक कांस्टेंट आ जाता है। प्रोपोर्शनैलिटी कोई रिलेशन बता रही है कि इसका रिलेशन इसके साथ कैसा है, वेरिएशन, लेकिन इक्वल टू इक्वेट कर देता है। तो यहां पर हमको इक्वेट करना है, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो क्या आएगा? इक्वल टू और एक कांस्टेंट आएगा, के
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर K जो है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कोई कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट है ये इन सारे फैक्टर्स में से किसी पे डिपेंड नहीं करता, ना F पे, ना Q1 Q2 पे, ना R पे। ये डिपेंड करता है मीडियम पे, कि इन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा है। एयर है, वैक्यूम है, वाटर है, वुड है, कोई सा भी मीडियम हो सकता है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है उस पर डिपेंड करता है ये K। अभी हम मान ले रहे हैं कि आपका मीडियम क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम को फ्री स्पेस भी बोलते हैं, या फिर हो सकता है एयर हो, क्या हो, एयर। ठीक है, तो उसके लिए जो K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन है, ग्रीक लेटर एप्सिलॉन। जैसे इंग्लिश में ABCD चलती है वैसे ग्रीक्स में अल्फा बीटा गामा थीटा चलता है, वैसे एप्सिलॉन उसका एक ग्रीक लेटर हुआ। तो ये एप्सिलॉन और उसके नीचे नॉट लगा हुआ। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी मतलब क्या होता है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है कि वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने थ्रू पास होने दे रहा है। बात की टर्म में अभी बता रहा हूं कि वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने थ्रू पास होने दे रहा है, वो होती है परमिटिविटी, परमिट करना। ठीक है, तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हुआ एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। इसकी यूनिट निकालनी है तो कैसे निकाली जाए, उसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसकी वैल्यू रख दें, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुई, इसको यहां पे प्लेस करा तो F हमारे पास आ गया, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो F हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बन जाता है आपके पास फॉर्मूला फोर्स का, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से एप्सिलॉन नॉट निकाला जाए तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर भेजेंगे, F नीचे जाएगा, तो उसकी यूनिट क्या बनेगी, ऊपर चार्ज का प्रोडक्ट हो गया, दैट इज कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर अपॉन 4 और पाई, ये कांस्टेंट हो गया, इसकी कोई यूनिट नहीं हुई। फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, न्यूटन, और नीचे डिस्टेंस आया, डिस्टेंस की यूनिट मीटर और उसका स्क्वायर, दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हुआ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और ये बन गया आपका फोर्स का फॉर्मूला। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर पुट कर दी जाए तो इस K की वैल्यू भी फिक्स हो जाती है, इस K की वैल्यू भी फिक्स हो जाती है एयर और वैक्यूम के लिए। उस K की वैल्यू आती है क्या, ये वैल्यू आप अगर यहाँ पे पुट करेंगे 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, ये पूरी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्या मिला, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यह आ गई K की वैल्यू। इस K की वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए फिक्स हो गई, कितनी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्लियर, तो ये हुआ F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जगह काम आएगा। अगर ये क्लियर हो गया तो आपका इसके बाद का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आधे से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ फोर्स। कूलम्स लॉ क्या बोलता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस and acts along the line joining the center of 2 charges. That is F directly proportional to Q1 into Q2 and F inversely proportional to R square. Proportionality combine करी, ये बना, proportionality हटाई तो आया equal to और constant K, जहां पे K डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे,
वैक्यूम या एयर अगर हमने बीच में ले लिया तो के की वैल्यू आती है 1/4πε0, जहां पे एप्सिलॉन जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, उसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12। उसकी यूनिट आती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके डायमेंशन फॉर्मूले भी आप निकाल सकते हैं। और ये के की वैल्यू एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करने पे के की वैल्यू आती है 9 × 10⁹। तो फोर्स का फॉर्मूला बना 1/4πε0 Q1 Q2/r²। क्लियर। अब अगर एयर और वैक्यूम नहीं होता, दूसरा कोई मीडियम होता तब वहां पर एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाता है एप्सिलॉन एम। क्या आता? एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन लिखा और उसके नीचे सफिक्स में एम लिखा है, तो ये बन गया एप्सिलॉन एम, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तब ये फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है F = 1/4πε0, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम आ गया, इंटू Q1 Q2/r²। 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यह एप्सिलॉन एम की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे हमारे लिए एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है, वैसे अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यूज इसकी फिक्स होती है। ठीक है, तो ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी। जैसे वाटर के लिए परमिटिविटी ऑफ वाटर हो जाएगा, उसकी वैल्यू कुछ वहां पे फिक्स हो गई। तो ये हुआ फोर्स F डैश से रिप्रेजेंट कर दूं इसको मैं, जिससे फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इन एयर और वैक्यूम और फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इन मीडियम, उसमें कुछ डिफरेंस हो जाए। तो ये हो गया 1/4πε Q1 Q2/r²। सेम वैसे ही फॉर्मूला होता है, सिर्फ मीडियम चेंज होने से ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम बन जाता है। क्लियर। तो ये था पूरा कूलम्स लॉ। अगर आपसे कूलम्स लॉ पूछा जाए एग्जाम में तो आपको इतना पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मैथमेटिकल फॉर्म में। डेफिनेशन तो आप ये देंगे, साथ में मैथमेटिकल फॉर्म आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं इसकी लास्ट लाइन पे, दैट इज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ बोथ द चार्जेस। सेंटर ऑफ बोथ द चार्जेस, दो चार्जेस का सेंटर को ज्वाइन करते हुए एक्ट करता है ये फोर्स। ये डायरेक्शन बताना चाहता है कि मानो दो पॉजिटिव चार्जेस थे, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब ये Q1 Q2 को रिपेल करेगा, तो वो किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा? वो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा क्या इसको, या इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा? ये किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा? ये इस डायरेक्शन में रिपेल ना करते हुए किस डायरेक्शन में रिपेल करे? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ बोथ द चार्जेस। दोनों चार्जेस का सेंटर को ज्वाइन करते हुए लाइन बनाई, इस लाइन के अलाउंग ये फोर्स एक्ट करता है। अगर अट्रैक्ट करेगा तो इसी लाइन के अलाउंग अट्रैक्ट करेगा, और अगर रिपेल करेगा तो इसी लाइन के अलाउंग रिपेल करेगा। समझे? मतलब अब ये Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है तो इस लाइन के अलाउंग रिपेल करेगा, मतलब ये फोर्स की वैल्यू, फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ आएगा। और ये Q2 Q1 को क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा? इस लाइन जॉइनिंग के अलोंग रिपेल करेगा। अगर दो अपोजिट नेचर के चार्जेस होते, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता, तो ये उसको अट्रैक्ट करता इस लाइन के अलोंग, ये उसको अट्रैक्ट करता इसी लाइन के अलोंग। समझे? तो फोर्स का डायरेक्शन बताने के लिए ये लास्ट वाली लाइन यूज होती है। और दूसरी चीज, सेंटर को ज्वाइन करते हुए आ गया है, तो इसीलिए इस फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स, बहुत तरह के फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, वो एक तरह का सेंट्रल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? सेंट्रल फोर्स। मतलब ये लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स के अलोंग ही एक्ट करता है। क्लियर? तो यहां तक का आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़े तो इसके बाद क्या होता है, कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ चार्ज। डिफाइन द यूनिट ऑफ चार्ज यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की मदद से 1 कूलम की डेफिनेशन देने को बोला जाता है। डिफाइन 1 कूलम। तो 1 कूलम कैसे डिफाइन करें, तो हम पहले ये फॉर्मूला उठा लेते हैं। ये फॉर्मूला ले लें या फिर ये वाला फॉर्मूला ले लें। क्या हमको पता है? F = K Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला है। अगर मान लेते हैं दो चार्जेस हैं और वो प्लेस्ड है एयर या वैक्यूम में, एयर और वैक्यूम के अंदर प्लेस्ड है, तो उसमें K की वैल्यू हो जाती है कितनी? 9 × 10⁹।
ये हो जाती है K की वैल्यू, हमने देख रखी है। फिर हमको Q की वैल्यू निकालनी है, तो हमने बोल दिया कि Q1 और Q2 दोनों इक्वल है। Q1 और Q2 इक्वल है और सिमिलर है, उसको हमने बोल दिया इक्वल टू Q, कुछ Q के बराबर रख दिया। फिर R को 1 मीटर के बराबर रख दिया हमने, किसके बराबर? 1 मीटर। और F को हमने इक्वल कर दिया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के, किसके इक्वल कर दिया? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के इक्वल कर दिया। अभी समझ में आएगा कैसे क्यों कर रहे हैं। तो अगर हम ये वैल्यूज यहां पुट करें तो F की जगह आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इक्वल्स टू K की जगह आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2 की जगह Q इंटू Q क्या हो जाएगा? Q का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर। यहाँ पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कैंसिल हो जाएगा। Q इंटू Q का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, दैट इज Q स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा आंसर। Q स्क्वायर इक्वल्स टू 1 या फिर Q इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। 1 कूलम, क्योंकि सारी वैल्यूज हमने ऐसा यूनिट में रखी है। ये F जो रखा है ये न्यूटन में रखा है, डिस्टेंस हमने मीटर में रखा है, और ये जो K 9 इंटू 10 पावर 9 है ये भी ऐसा यूनिट में रखा हुआ है। किसमें? SI यूनिट में। तो सारी SI यूनिट रखी तो Q भी 1 कूलम आया। तो ये 1 कूलम की डेफिनेशन लेनी, तो हमको क्या डेफिनेशन लेंगे कि अगर दो इक्वल और सिमिलर चार्जेस प्लेस्ड है एयर या वैक्यूम में, दो इक्वल या सिमिलर चार्जेस प्लेस्ड है एयर और वैक्यूम में एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर and they repel each other by a force of 9 into 10 to the power 9 Newton, then both the charges are said to be 1 coulomb. Two charges placed at a distance of 1 meter in air or vacuum which repel each other by a force of 9 into 10 to the power 9 Newton, then they are said to be 1 coulomb. If two equal and similar charges, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, समझना, लिखने की ज्यादा मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं समझाई दे रहा हूं। If two equal and similar charges are placed in air or vacuum at a distance of 1 meter such that they repel each other by a force of 9 into 10 to the power 9 Newton, then both the charges are said to be 1 coulomb. Clear? तो ये 1 कूलम की डेफिनेशन हो जाती है, किससे? कूलम्स लॉ की मदद से। कूलम्स लॉ की मदद से 1 कूलम की डेफिनेशन देने को बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने 1 कूलम की वैल्यू निकाली और उसको डिफाइन करा इन सब वैल्यूज के बेसिस पे कि अगर हमने एयर और वैक्यूम के अंदर, ये वैल्यू एयर और वैक्यूम की होती है, तो एयर और वैक्यूम के अंदर दो इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस को प्लेस करा है 1 मीटर डिस्टेंस पे सच दैट दे रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ 9 into 10 power 9 न्यूटन, देन बोथ द चार्जेस आर सेड टू बी 1 कूलम। क्लियर? तो ये था 1 कूलम की डेफिनेशन। यहां तक का क्लियर हुआ? अब 1 कूलम हो गई कौन सी यूनिट? SI यूनिट। CGS यूनिट, अगर इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक CGS यूनिट निकाली जाए तो उसको स्टैट कूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैट कूलम। ये CGS यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक CGS यूनिट, जहां पर 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम होता है। कूलम और स्टैट कूलम के अंदर अगर रिलेशनशिप निकाला जाए तो 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 पावर 9 स्टैट कूलम होता है। स्टैट कूलम CGS यूनिट है, कूलम SI यूनिट है। तो उसमें अगर रिलेशनशिप पूछा जाए तो ये डायरेक्ट रिलेशन हम बता सकते हैं। क्लियर? ये यूनिट ऑफ चार्ज हुआ। यूनिट ऑफ चार्ज डिफाइन करने के लिए कभी आ जाता है कूलम्स लॉ की मदद से, तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां तक का क्लियर होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रिलेटिव परमिटिविटी और उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होता है? अभी जैसा हमने देखा कि F
F अगर मैं फोर्स बोलूं दो चार्जेस के बीच में जो कहां पर प्लेस्ड है, एयर और वैक्यूम में एट अ डिस्टेंस r, तो उसकी वैल्यू आती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा फोर्स का एयर और वैक्यूम में। अब मैंने बोला कि अगर दो सेम चार्जेस है, Q1 Q2 चार्ज है, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, लेकिन उनके बीच का मीडियम अब कोई दूसरा हो गया, एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम हो गया जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन m है, जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन m है, तब वो फोर्स F डैश बन जाएगा। F डैश उसकी वैल्यू आएगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। सारी चीजें सेम रहेगी, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m आ जाएगा। मीडियम चेंज हुआ है, चार्जेस सेम थे, डिस्टेंस सेम था, अब उनको उठा के कोई दूसरे मीडियम में प्लेस कर दिया है, तो फोर्स चेंज हो गया और उस फोर्स की वैल्यू ये आ गई। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों फोर्सेस का रेशियो निकाल लेते हैं। F अपॉन F डैश निकाल रहे हैं हम, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होल अपॉन F डैश 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। क्या कैंसिल हुआ, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 गया, 4π से 4π गया, बचा 1/ε0 और 1/ε0, ये चले जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा ε0 के साथ, तो F अपॉन F डैश आ जाएगा, ये ऊपर गया तो εm अपॉन ε0। ये आ गया रेशियो ऑफ फोर्सेस। अब हम यहां पर ये जो रेशियो ऑफ परमिटिविटी होता है εm अपॉन ε0, εm अपॉन ε0, इसको रिप्लेस कर देते हैं एक कुछ तीसरे कांस्टेंट एप्सिलॉन r से। किससे रिप्लेस करते हैं, एप्सिलॉन r, जहां पे ये एप्सिलॉन r है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये जो परमिटिविटी हमने देखी थी एप्सिलॉन m, ये थी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब अगर हम किसी मीडियम की परमिटिविटी निकाले एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में निकालना, तो यहां पर अगर हम एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तब वो मीडियम की परमिटिविटी आएगी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r, एंड रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ permittivity of medium to the permittivity of free space. Relative permittivity of any medium is defined as the ratio of absolute permittivity of that medium to the permittivity of free space. ये समझे यहां पे। इसी रिलेटिव परमिटिविटी को K बोला जाता है, जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों एक ही क्वांटिटीज है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिर्फ कहीं कहीं पर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड यूज करते हैं कुछ स्पेसिफिक जगहों पर, और कुछ स्पेसिफिक जगहों पर हम रिलेटिव परमिटिविटी यूज करते हैं। दोनों एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रही है, सिर्फ यूजेस अलग अलग है दोनों के। तो ये जो K है या फिर एप्सिलॉन r है, ये होता है रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। अब हमको यही डेफिनेशन देनी है फोर्स के टर्म्स में, तो फोर्स के टर्म्स में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह पुट कर देंगे हम एप्सिलॉन r या K, तो वो एप्सिलॉन r की वैल्यू तब आ जाएगी F अपॉन F डैश। ये है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, यह है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन मीडियम। तो उन दोनों का रेशियो बराबर आया एप्सिलॉन r के या K के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस इन फ्री स्पेस एंड इन मीडियम, या फिर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन फ्री स्पेस एंड फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस इन द मीडियम, किसी मीडियम के अंदर प्लेस्ड, इज डिफाइंड एज रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर। F अपॉन F डैश करके निकाल दिया जाए या फिर एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट करके निकाल दिया जाए, है ना।
और यहां से अगर हम एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालें, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर आया किसके, के। तो एप्सिलॉन एम हो जाएगा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू पुट हो जाती है यहां पर इस फॉर्मूले में। तो एफ डैश इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन एम की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू के आ गया, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्लियर। अब इस के को अगर बाहर निकाल लिया जाए, वो फॉर्मूला यहां से भी डिराइव हो सकता है, मैं यहां से डिराइव करके बता रहा हूं। यहां इस के को अगर बाहर निकाल लिया जाए तो 1/k बाहर आ गया, बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये पूरा अगर उठा के रख दिया जाए तो किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है f के बराबर, दैट इज f डैश इक्वल्स टू 1/k टाइम्स f। यहां से भी निकाल सकते हैं हम वो। तो ये हुआ 1/k टाइम्स f, और k की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। k की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। इक्वल टू 1 होती है किसके लिए, वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के लिए इक्वल टू 1 होती है k की वैल्यू। एयर के लिए होती है 1.005, 1.005 जो बहुत छोटा है, 1 के बहुत क्लोज है, इसलिए एयर और वैक्यूम हम सेम मानते हैं। 1.005 एयर के लिए। फिर मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो k की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना फोर्स कम हो जाता है। किसी मीडियम में k की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना उसके अंदर दो चार्ज के बीच में फोर्स जो होता है वो कम हो जाता है। जैसे वाटर के लिए k की वैल्यू 80 होती है। कितनी होती है, 80। तो वाटर के लिए जो फोर्स आएगा, दो चार्जेस के बीच में फोर्स वाटर के अंदर जब रखे हुए हो, तो वो आएगा 1/80 टाइम्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम। 1/80th पार्ट हो जाता है उसका, फोर्स 1/80 टाइम्स हो जाता है। इतना कम हो जाता है वाटर के अंदर फोर्स। तो k की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना कम हो जाएगा। समझे? तो ये था क्या, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परमिटिविटी किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम। समझे? उसका डेफिनेशन दी, फॉर्मूला बनाया, फोर्स के टर्म्स में डिफाइन करा हमने, और उसकी वैल्यू देखी कैसी हो सकती है। ग्रेटर देन 1 होती है हमेशा, 1 होती है वैक्यूम के लिए, 1.005 होती है एयर के लिए, मेटल्स के लिए इनफाइनाइट होती है। किसके लिए, मेटल्स के लिए। 80 होती है किसके लिए, वाटर के लिए। समझे? जितना ज्यादा k की वैल्यू उतना कम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स क्या हो गया, मैक्सिमम फोर्स हो गया वैक्यूम में। दो चार्जेस के बीच में फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा कहां पे, वैक्यूम में। वैक्यूम में मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, तो ये था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस वीडियो में हम यहीं तक के पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहां तक तो आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जो भी डाउट्स क्वेरीज है वो आप कमेंट्स में हमको बता सकते हैं। तो इट्स टाइम टू टेक लीव। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। थैंक यू।